जय हिंद। नमस्कार अग्निपथ के अग्निवीरों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका स्टडी लवर आर्यन यूट्यूब चैनल पर। सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की क्लास फिर से जीके जीएस के बारे में बार बार पूछे जाने वाली प्रश्न पे होने वाली है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर 30,000 से भी ज़्यादा जीके जीएस के प्रश्न करने वाले हैं। इस सीरीज़ का पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ पहले वह वीडियो देख लेना। आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँचे, इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। आज हम फिर से 40 प्रश्न की टेस्ट लगाने वाले हैं। उन 40 प्रश्नों में से ज़्यादा प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस वर्ष बना। दोस्तों, यह प्रश्न पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर। दोस्तों, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य किस वर्ष बना, इससे पहले हमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई यह पता होना चाहिए। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 में हुई है। इतना पता होने के बाद में दोस्तों हमें आगे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका मुख्यालय कहां पर है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वह है न्यूयॉर्क में, NY, न्यूयॉर्क। दोस्तों, अकेले भारत ही है क्या जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है? ऐसे दोस्तों वर्तमान में टोटल 193 देश जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी। दोस्तों, भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य जो है वह 1945 में, जिस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई उसी वर्ष 30 अक्टूबर को भारत यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है। एक और दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अध्यक्ष है वह कौन है? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का 78वां जो अध्यक्ष है वह है डैनियल फ्रांसिस। यह भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, हम जो 30,000 प्लस प्रश्न की सीरीज लाए हैं उनमें आपके 30,000 प्रश्न नहीं होंगे। उनमें हर प्रश्न के 4 ऑप्शन, उसके अलावा जो भी संस्था है, जो भी प्रश्न है उनके बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे आगे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे, यही हमारा मोटो है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अग्निवीर भर्ती में प्रश्न हल करें और आप जल्दी से जल्दी एक भारत का फौजी बने, यही हमारी मनोकामना है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, महल किसकी याद में बनवाया गया? दोस्तों, इस प्रश्न का सभी को आंसर पता है। ताजमहल यह मुमताज इस बेगम के लिए मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया। दोस्तों, ताजमहल जो है वह एक मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। दोस्तों, ताजमहल बनाने वाले मिस्त्री का उस्ताद अहमद लाहौरी, यह नाम सभी को पता होना चाहिए। दोस्तों, ताजमहल यह उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया है। एक और प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ताजमहल जो है वह कहां पर स्थित है? ताजमहल जो है दोस्तों यह आगरा में स्थित है। ताजमहल यह किस नदी के तट पर है? ताजमहल यह यमुना नदी के तट पर है। दोस्तों, यह भी प्रश्न बनता है। ताजमहल के बारे में दोस्तों आपको 3-4 बातें जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वह पहला, ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल किसके लिए बनवाया? ताजमहल बनवाने वाले के मिस्त्री का नाम क्या था? ताजमहल कहाँ स्थित है? किस नदी पर स्थित है? इतने प्रश्न दोस्तों हमें हमारी परीक्षा के मुताबिक इतने प्रश्न हमें याद होने चाहिए। दोस्तों, ताजमहल यह मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया। किसके लिए बनवाया? उनकी बेगम मुमताज के लिए बनवाया। ताजमहल बनवाने वाले मिस्त्री का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल यह आगरा इस शहर में स्थित है। ताजमहल यह यमुना नदी के दक्षिण तट पर है।
इतने प्रश्न हमें याद होने चाहिए दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक था। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो साक्षरता दर है दोस्तों वह केरल में है। कितना है फिर यह भी पूछा जाता है दोस्तों। केरल में जो साक्षरता दर है दोस्तों ये 93.71% प्रतिशत जो है वह केरल में साक्षरता दर है। दोस्तों हमारे देश का जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार वह है 74.04% ये देश का है दोस्तों। केरल के बाद में लक्षद्वीप का आता है दोस्तों। लक्षद्वीप में साक्षरता दर है 92.98%। उसके बाद में दोस्तों मिजोरम का आता है। मिजोरम में है 51.55% जो है वह मिजोरम में है दोस्तों। एक प्रश्न और पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ पर हमें पूछा गया है सर्वाधिक, तो हमें पूछा जाता है कि सबसे कम यह साक्षरता दर 2011 के अनुसार किस राज्य में था। तो सबसे कम जो साक्षरता दर है दोस्तों वह है दोस्तों बिहार में, जो कि 63.82% है दोस्तों। यह भी आपको याद होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वियना शहर फिल इन द ब्लैंक्स नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों जो वियना शहर है, वियना शहर जो है यह ऑस्ट्रिया की राजधानी है दोस्तों। वियना शहर ही ऑस्ट्रिया की राजधानी है। यह राजधानी जो है दोस्तों यह डेन्यूब इस नदी के किनारे पर स्थित है। उसके बाद हमें दिया गया है दोस्तों अब हमारा ऑप्शन वोल्गा नदी जो है दोस्तों यह नदी यूरोप की एक प्रसिद्ध नदी है, जो कि इस नदी पर वोल्गो शहर स्थित है दोस्तों। अगला है डॉन नदी जो है दोस्तों वह रूस की एक मुख्य नदी, प्रमुख नदी है। डॉन नदी पर रोस्तोव ऑन डॉन यह शहर स्थित है दोस्तों। राइन भी जो है यह एक यूरोप की प्रसिद्ध नदी है। इस नदी पर ज्यूरिक, कोलन और कंबोज ऐसे 3 शहर स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है। दोस्तों एशियाई खेल सबसे पहले दोस्तों 1991 में खेला गया, जो कि भारत के दिल्ली इस शहर में खेला गया दोस्तों। एशियाई खेल का मुख्यालय भी यह दिल्ली में है। तो दोस्तों एशियाई खेल जो खेला गया उसका भारत यह प्रतिनिधि है, मिस्र है, उज्बेकिस्तान है, लेकिन दक्षिण कोरिया यह एशियाई खेल नहीं खेलता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती इस खेल से संबंधित है। दोस्तों हमारे जो इससे पहले एक वीडियो आया था उसमें हमने बताया था किदाम्बी श्रीकांत यह जो है यह बैडमिंटन से संबंधित है। नीरज चोपड़ा जो है दोस्तों यह भाला फेंक से संबंधित है। इसके अलावा पीवी सिंधु यह भी बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों। एक हमारा ऑप्शन जो आता है विनेश फोगाट का संबंध यह कुश्ती इस खेल से संबंधित है। दोस्तों हर परीक्षा में खेल और खिलाड़ी पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यह टॉपिक परफेक्ट करना है दोस्तों। अगर आपको खेल और खेल संबंधित ट्रॉफियाँ खिलाड़ियों के बारे में पूछे तो आपका प्रश्न रॉन्ग नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसके लिए हम हमारा जो अगला वीडियो होगा दोस्तों उसमें हम आपको खेल एवं खेल संबंधित ट्रॉफियाँ, उनके खिलाड़ियों, इनके बारे में ट्रिक के हिसाब से बताने वाले हैं दोस्तों। इसलिए अगर आपको वह वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है यह सभी को पता है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट यह तिब्बत, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है दोस्तों। तो हमें प्रश्न में पूछा गया है माउंट एवरेस्ट यह कहाँ स्थित है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट यह जो है यह महान हिमालय क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। हमें माउंट एवरेस्ट के बारे में एक बात याद होनी चाहिए, माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों यह दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है।
जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर की है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है। यह बात आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, 49 अक्ष उत्तर के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। दोस्तों, यह जो सीमा रेखा है वह जर्मनी बेल्जियम के मध्य नहीं है, संयुक्त राष्ट्र मैक्सिको के मध्य नहीं है, जर्मन फ्रांस के भी मध्य नहीं है। तो 49 अक्षांश उत्तर जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इस पर संयुक्त राष्ट्र और कनाडा की जो सीमा है दोस्तों, यह सीमा स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, पहली जैन परिषद कहाँ पर आयोजित की गई। दोस्तों, पहली जैन परिषद जो थी वो ईस्वीसन पूर्व 300 में राजा चंद्रगुप्त के संरक्षण में, किनके संरक्षण में, राजा चंद्रगुप्त के संरक्षण में कहाँ पर आयोजित की गई थी, पाटलिपुत्र पर आयोजित की गई थी दोस्तों। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। पहली जैन परिषद यह पाटलिपुत्र इस शहर में आयोजित की गई थी। पाटलिपुत्र यह अभी का हमारा पटना है दोस्तों। पटना का जो पुराना नाम है वह पाटलिपुत्र इस नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों, अंकोर वाट मंदिर जो है वह हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है दोस्तों। अंकोर वाट मंदिर यह हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है, जो कि दोस्तों कंबोडिया इस देश में स्थित है। यह जो मंदिर है दोस्तों, यह मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। दुनिया का जो सबसे बड़ा मंदिर है दोस्तों वह अंकोर वाट मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि कंबोडिया इस शहर में स्थित है। जो मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। इस मंदिर का जो पुराना नाम है वो यशोधरपुर में। यह जो मंदिर है दोस्तों, यह मंदिर मिकांग नदी के तट पर बसा हुआ है। तो हमें अंकोर वाट मंदिर के बारे में, वह मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। अंकोर वाट मंदिर यह हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। इसका पुराना नाम यशोधपुर था। यह मिकांग नदी के किनारे पर स्थित है। इतनी जानकारी हमें पता होना चाहिए दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, जो एम.एफ. हुसैन है, फिल इन द ब्लैंक क्षेत्र में प्रसिद्ध है। एम.एफ. हुसैन जो है दोस्तों, यह चित्रकला क्षेत्र में प्रसिद्ध थे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, स्कीइंग यह गेम जो है यह बर्फीले इलाकों में खेला जाता है। इसमें स्टिक का यूज होता है। बिलियर्ड्स इस भी खेल में स्टिक का यूज होता है। हॉकी में भी स्टिक का यूज होता है दोस्तों। टेम्पोलाइन जो यह खेल है, टेम्पोलाइन इस खेल में स्टिक का उपयोग नहीं होता है। स्टिक का मतलब एक लकड़ी होती है, लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें प्रश्न में पूछा गया है कौन से खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती। तो टेम्पोलाइन जो है यह एक मोबाइल पर खेले जाने वाला गेम है दोस्तों। इसके लिए स्टिक का उपयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती है। कोशिकाओं के विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों, कोशिकाओं की जो वृद्धि के लिए कोशिकाएं विभाजित होती है, उस विभाजन की प्रक्रिया को सूत्री विभाजन कहा जाता है। कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर के अधिकांश कोशिकाएं वृद्धि के लिए विभाजित होती है, उसे
समसूत्री विभाजन कहा जाता है, यानी सूत्री विभाजन कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? दोस्तों, संवेग यानी किसी पिंड का, किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। इसलिए इस प्रश्न का हमारा जो सही जवाब होगा दोस्तों, यह होगा संवेग। दोस्तों, इसके बाद जड़त्व, यह हमें पता है। जड़त्व यानी क्या होता है दोस्तों? जड़त्व यानी किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। गति को विरोध करने वाला जो भी नियम है न्यूटन का, उसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। इसके बाद एक ऑप्शन है दोस्तों हमें अभिकेंद्रीय त्वरण। दोस्तों, अभिकेंद्रीय त्वरण यह जिस वस्तु पर एक समान वृत्तीय गति में घूमने के कारण, वस्तु पर एक समान वृत्तीय गति के घूमने के कारण जो त्वरण आता है, उस त्वरण को अभिकेंद्रीय त्वरण के नाम से जाना जाता है। आ रहा है दोस्तों समझ में? चलो अगला प्रश्न है हमारा, चंडीगढ़ को किस कारण केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया? दोस्तों, चंडीगढ़ को किस कारण यह केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? दोस्तों, इसका जो सही जवाब है यह है राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के कारण। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है? दोस्तों, न्यूक्लियॉन जो होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति को ही, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति को ही न्यूक्लियॉन कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पदासीन राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए नियुक्त किया जाता है? अगर दोस्तों किसी भी राज्य के राज्यपाल का देहांत हो जाता है, तब उस राज्य का जो भी कार्य है, वह कार्य उस संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है दोस्तों। हमारा और एक बात दोस्तों, अगर आपको राज्यपाल के जो भी अनुच्छेद है उनके बारे में अगर ट्रिक चाहिए होगी, उनके अनुच्छेद के बारे में, तो एक ट्रिक है दोस्तों, वह ट्रिक है राजा का नाक योगा से साफ। राजा का नाक यह योगा से साफ। राजा मतलब राज्यपाल, जो कि अनुच्छेद 153 के अनुसार है। राजा का नाक का मतलब होता है कार्यपालिका 154 से, ना मतलब होता है नियुक्ति 155 से, क का मतलब होता है कार्यकाल 156 अनुच्छेद के अनुसार है। योगा का मतलब है राज्यपाल की योग्यता, ये 157 के अनुसार आता है दोस्तों, अनुच्छेद के अनुसार। से मतलब सेवा शर्त 158 के अनुसार। राज्यपाल की जो शपथ होती है दोस्तों, वह 159 के अनुसार होती है दोस्तों। आपको अगर अनुच्छेद के बारे में शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम जल्दी से जल्दी आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक बनाने वाले हैं दोस्तों। राज्यपाल के जितने भी अनुच्छेद है वह याद रखने के लिए एक ट्रिक है, राजा का नाक योगा से साफ। इतना अगर आपने कर लिया दोस्तों तो कुछ भी करने का काम नहीं। आपको अगर प्रश्न पूछा जाए अनुच्छेद के बारे में राज्यपाल के, तो आप इसी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो दोस्तों प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी संबंधी विवरणिका का प्रकाशन किस द्वारा किया जाता है? दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो भी सांख्यिकी संबंधी इंफॉर्मेशन होती है दोस्तों, वह इंफॉर्मेशन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक पुस्तिका में प्रसिद्ध की जाती है। अगला प्रश्न है, एकल आवृत्ति की ध्वनि फिल इन द ब्लैंक्स कहलाती है। दोस्तों, एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन या शुद्ध टोन कहा जाता है दोस्तों, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है टोन।
अगला प्रश्न है, जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? दोस्तों, प्लास्टिक और धातु जैसे पदार्थ जिन्हें जैविक प्रक्रिया से अपघटित नहीं किया जा सकता, उन्हें जैव अनमीकरणीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ जैविक रूप से अपघटित नहीं किए जाते उन्हें कहा जाता है दोस्तों जैव अनिमीकरणीय पदार्थ कहा जाता है दोस्तों। ऐसे कॉटन जो होता है, कॉटन यह जैव निम्नीकरण पदार्थ है, पेपर भी है, लकड़ी भी है दोस्तों। लेकिन यह जो टीन आता है, टीन एक मेटल है, धातु है, तत्व है, यह एक अपघटित पदार्थ है दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक विषम मिश्रण जिसमें विलयन कण विघटन नहीं होते हैं बल्कि संपूर्ण माध्यम से निलंबित रहते हैं, उन्हें दोस्तों निलंबन कहा जाता है। दोस्तों, उसके बाद हमें एक ऑप्शन दिया गया है पायसीकरण दोस्तों, दो या दो से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों को मिलाकर एक अधिस्थिर मिश्रण बनाने की प्रक्रिया होती है, जिसमें तेल और पानी आसानी से मिल नहीं सकते, लेकिन हम तेल को छोटे छोटे बूंदों में बांट सकते हैं दोस्तों, तोड़ सकते हैं। इस प्रक्रिया को पायसीकरण प्रक्रिया कहते हैं दोस्तों। उसके बाद जो संवहन है, यह एक प्रक्रिया जिसके द्वारा गर्म तरल पदार्थ जैसे वायु या जल की गति द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, उसे संवहन कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, पुरुष और स्त्री के शरीर के मैल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है दोस्तों, वह अर्धनारीश्वर कहलाता है। जो कि पुरुष और स्त्री के मैल से बना भगवान विष्णु का रूप होता है, उसे अर्धनारीश्वर मतलब आधा पुरुष और आधी स्त्री के नाम से जाना जाता है, उसे अर्धनारीश्वर कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? दोस्तों, दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान यह संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार दिए गए हैं दोस्तों, हमें एक बात पता होना चाहिए, जो 69वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत जो दिल्ली है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है दोस्तों। यह दर्जा जो 69वां जो संविधान संशोधन जो कि हुआ है 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक तौर पर दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहली फसल है? दोस्तों, हरित क्रांति की शुरुआत यह 1960 में की गई। हरित क्रांति का जनक है दोस्तों नॉर्मन बोरलॉन्ग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है दोस्तों। और जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत है या भारत में हरित क्रांति का जनक यह MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में दोस्तों हरित क्रांति यह गेहूं इस फसल में सबसे पहले ली गई है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दोस्तों, जो लक्षद्वीप है केंद्र शासित प्रदेश जो है दोस्तों, यह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो दोस्तों यह आता है केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। दोस्तों, भारत में टोटल उच्च न्यायालय की संख्या जो है वह 25 है। हमें प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, अंडमान और निकोबार यह केंद्र शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो
वह कोलकाता के अनुसार आता है दोस्तों। दादर नगर हवेली, दमन दीव, यह बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। पुदुचेरी जो है मद्रास उच्च न्यायालय के अनुसार आता है, अधिकार क्षेत्र में आते हैं दोस्तों। आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों, जो भी केंद्र शासित प्रदेश है वह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अभी भारत में टोटल यह 25 उच्च न्यायालय है दोस्तों, यह भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय घाट वित्तपोषण का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, वित्तीय घाट वित्तपोषण का मतलब है सरकारी खर्च को राजस्व से ज्यादा करने के लिए उधार लेकर या नए पैसे बनाकर या नए पैसे छापकर जो अंतर आया है वह पूरा करना, इसे घाटे का खर्च भी कहा जाता है दोस्तों। यह वित्तीय घाटा वित्त पोषण करने के लिए बाह्य उपचार मतलब बाहरी देशों से कर्ज लेना, बाह्य ऋण यह उसी का अर्थ है। मुद्रा का मुद्रण, नई मुद्रा तैयार करना, यह भी होता है। और एक है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? दोस्तों, मणि मेघलई यह भी एक संगम साहित्य है। शिलपदिकारणम यह भी एक साहित्य, संगम साहित्य है दोस्तों। हमें पूछा गया है व्याकरण और काव्य साहित्य के लिए कौन सा संगम साहित्य था, यह है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों तोल्कापियनम। तोल्कापियनम यह जो संगीत शास्त्र है दोस्तों, यह व्याकरण और काव्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मरुस्थलीय मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों, जो मरुस्थलीय मिट्टी है दोस्तों, यह मुख्यतः राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान के अलावा दोस्तों यह मिट्टी हमें गुजरात के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिलती है। इसके साथ पंजाब और हरियाणा का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर भी देखने को मिलती है। दोस्तों, मरुस्थलीय मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा यह कम होती है, लेकिन इसमें कैल्शियम, सोडियम, इसके साथ में जिप्सम की मात्रा अधिक होती है दोस्तों। मरुस्थलीय मिट्टी में लिए जाने वाला प्रमुख जो है फसल है वह है बाजरा या ज्वार, चारा, गवार, यह इसके मुख्य फसल है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पट्टचित्र निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक चित्र है? दोस्तों, हमारा जो पिछला वीडियो आया था उसमें हमने बताया थे कि जो पट्टचित्र होता है यह चित्र उड़ीसा इस राज्य का पारंपरिक चित्र है। पट्टचित्र मतलब, पट मतलब होता है दोस्तों कपड़ा, कपड़े पे बनाए गए चित्र को पट्टचित्र कहा जाता है, सीधा इतना याद रख लो दोस्तों, जो कि उड़ीसा इस राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प और यह धनुष्य है दोस्तों, धनुष्य विज्ञान के लिए यह धनुर्वेद आता है। हमें एक बात पता होना चाहिए दोस्तों, जो गंधर्व वेद है, गंधर्व वेद यह संगीत से संबंधित है, जो कि गंधर्व वेद यह सामवेद का उपवेद है। आयुर्वेद जो है यह चिकित्सा के लिए दोस्तों, चिकित्सा के लिए आता है। शिल्पवेद जो है, शिल्पवेद या शिल्पशास्त्र यह एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ का समूह है। इनमें कला और शिल्प से जुड़े सिद्धांत बताए गए हैं। धनुर्वेद जो है दोस्तों, यह भारतीय सैन्य विज्ञान का दूसरा नाम है। धनुर्वेद में धनुष्य चलाने की विधि का वर्णन किया गया है दोस्तों। हमें प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प और धन का विज्ञान से संबंधित है? दोस्तों, शिल्पशास्त्र यह ऑप्शन कट हो जाएगा हमारा। इसका जो वैदिक के हिसाब से अगर देखें तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों आयुर्वेद, इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
अल्पेंसियन पर्वत की श्रृंखला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों, अल्पस पर्वत की श्रृंखला यह उत्तरी अमेरिका इस देश में उत्तरी अमेरिका में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने के लिए कितना समय लगता है? दोस्तों, सूर्य की जो प्रकाश किरण होती है उसे पृथ्वी पर आने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है दोस्तों। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य विश्वविद्यालय का चांसलर कौन होता है? दोस्तों, जितने भी विद्यालय होते हैं, जो भी प्रमुख विद्यालय होते हैं दोस्तों, उनका जो कुलपति होता है वह उस राज्य का राज्यपाल होता है। इसलिए इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है दोस्तों राज्य का राज्यपाल। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है निम्नलिखित में से? दोस्तों, जो तेल नदी है, तेल नदी यह महानदी की उपनदी है। इसके साथ जोक नदी यह भी महानदी की उपनदी है। जोक मूसी जो है, मूसी यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है दोस्तों। तो गोदावरी नदी की सहायक नदी जो है यह आती है शबरी। शबरी नदी जो है वह छत्तीसगढ़ के आगे गोदावरी नदी को मिलती है दोस्तों। तेल नदी यह महानदी की सहायक नदी है जो कि उड़ीसा की है। जोक नदी भी उड़ीसा में आती है। यह पता होना चाहिए दोस्तों आपको। अगला प्रश्न है, प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम निम्न में से आदर्श वाक्य किसका है? दोस्तों, प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम यह जो है यह एक पैरा ओलंपिक खेल से संबंधित है दोस्तों। यह जो वृद्ध वाक्य है, यह जो आदर्श वाक्य है, यह पैरा ओलंपिक से संबंधित है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली राजहरा की खानों से लौह आइसकोक की आपूर्ति मुख्यतः इस इस्पात कारखाने को जाती है। इसका आंसर है दोस्तों भिलाई। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैडल दर्शाता है। जो पैडल होता है दोस्तों वह टेबल टेनिस में बैट होता है। एक कल जो प्रश्न हुआ उसमें भी बताया गया है दोस्तों आपको। अगला प्रश्न है, आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पाद का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा भी घटती है दोस्तों। यह इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सामान्य शोषण की प्रबलन कितनी होती है? दोस्तों, प्रबलन जो है वह अनुपात होता है दोस्तों आयन का। जितना ज़्यादा प्रबलन होगा उतनी ज़्यादा आयन होगी। प्रबलन मापने के लिए दोस्तों डेसिबल इस मात्रक का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य श्वास को प्रबलन लगभग 10 डेसिबल लगता है दोस्तों। इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप आपके दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद,